हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सक्षम अकादमी में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जो प्यार और सपोर्ट आपने आज तक हमें दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ वही प्यार और सपोर्ट आप हमें आगे भी देते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सक्षम अकादमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दी जाती हैं। आप उन टेस्ट सीरीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ डेमो टेस्ट सीरीज़ हैं, आप या तो फ्री टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका सबसे प्लस पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि जो भी टेस्ट सीरीज़ होती हैं आपको वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्यूशन दे दिया जाता है, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा जो हमारा एग्ज़ाम है, वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपना एक फ़िज़िक्स हो गया, ये सभी लोगों को पता है। एक फ़िज़िक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया और एक बायोलॉजी और प्लस एक अपना एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करवाऊँ। तो अगर फ़िज़िक्स स्टार्ट करवाता हूँ तो फ़िज़िक्स इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब सिलेबस थोड़ा कम है। केमिस्ट्री में भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा सिलेबस है यार। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि बायोलॉजी आपका 15 या 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी लेंथी है, और कल ही एग्ज़ाम की डेट आ जाएंगी तो फिर आप लोगों के भी हाथ पैर फूल जाएंगे, और जिसे कोर्स कंप्लीट करवाना है मतलब मेरा, तो मेरे भी उसमें हाथ पैर फूल जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं आपका बायोलॉजी से पहले स्टार्ट करवाऊँ। रही इस एग्रीकल्चर की बात, तो एग्रीकल्चर भी हम इसमें करेंगे। मैं इसके लिए आपके लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे हमें इतना फोकस नहीं करना है क्योंकि मेन पार्ट हमारा ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, मैं जो भी सिलेबस है इसका, तो मैं सिलेबस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, और ऑलरेडी 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो इसलिए मैं सिलेबस के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होती है तो मैं आप लोगों के जितने भी क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे मैं उन्हें क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज जो स्टार्ट करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, जो ये बायोलॉजी होने वाली है ये NCERT बेस होगी। NCERT क्लास नाइन्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बायोलॉजी है क्लास नाइन्थ वाली, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये NCERT तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप लोगों को इसी में इंक्लूड करवा दूँगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को ये नहीं है कि 11th 12th भी पढ़ना पड़े। तो जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा बोले तो जो आपको पढ़ना है वो आप तो अभी 9th और 10th की जो NCERT है साइंस की, इन्हें कंप्लीट कर लो बिल्कुल अच्छे से, कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले काम आपका यही है कि आप 9th और 10th की NCERT बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को स्टार्ट करा रहा हूँ बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी में मैं पहले आपकी बांधूंगा थोड़ी भूमिका। ठीक है, तो अब बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप बोल दो बायोलॉजी माता की, हाँ वही, जय। तो ठीक है, तो आज मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, कभी स्कूल में भी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। हो सकता है कि ये आप लोगों के बहुतों को लगे ये तो काम की चीज़ ही नहीं है यार, क्या पढ़ा रहे सर ये, है ना, एग्ज़ाम में ये आएगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो कुछ चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका बायो, एक है आपका लॉजी। देखो बायो का मीनिंग क्या होता है ये सबको पता होगा। बायो का मीनिंग होता है लिविंग, और लॉजी का मीनिंग होता है आपका टू स्टडी। ठीक है, सो लिविंग क्या होता है? लिविंग मतलब जिनमें जीवन है, जिनको बोलते हैं हम सजीव। हिंदी मीडियम, अच्छा यहाँ पे कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे। अब मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा तो इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर इंग्लिश करवाओ, और इंग्लिश में बताऊँगा तो फिर हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में बताओ। सो मैं कोशिश करूँगा इसको बाईलैंग्वेज रखने की। ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजी में जो मैक्सिमम टर्म्स होती हैं वो आपका इंग्लिश में ही होती हैं, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम वालों को पहले बता दूं कि
जो भी मैं यहाँ पे टर्म्स करवाने वाला हूँ, ये मत कहना कि सर ये हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, क्योंकि बायोलॉजी की जो जितनी टर्म्स हैं वो सारी टर्म्स इंग्लिश में ही है और एग्ज़ाम में भी इंग्लिश में ही आता है। तो मैं जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बताता चलता जाऊँगा। ठीक है, तो देखो मैंने बात की है लिविंग की। लिविंग मतलब होते हैं सजीव, और टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, तो जहाँ पे हम सजीवों की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम सजीवों की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है बायोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। ठीक है, तो लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, बायो का मतलब होता है सजीव। तो सजीवों को अध्ययन हमें कहते हैं उसे बायोलॉजी। अब देखो सजीव क्या होते हैं, सजीव हम किनको कहेंगे कि ये सजीव है? तो सजीव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक बोले तो सर कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं कुछ लक्षण, कुछ लक्षण। हम कैसे पता करेंगे कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, जिनको नॉन लिविंग कहते हैं? तो देखो जो सजीव चीज़ें होती हैं वो करती हैं ग्रोथ। क्या करती हैं? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब बढ़ते हैं, जो जिनकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, बढ़ना। दूसरा जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं सर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है आपका श्वसन करना। श्वसन मतलब जो सांस लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो आ जाता है वो क्या करते हैं? हमारा एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन बोले तो उत्सर्जन। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। एक और आ जाता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन को बोला जाता है पोषण। पोषण बोले तो सर जो हम खाना खाते हैं, है ना, सजीवों को क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, रिप्रोडक्शन। जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको बोला जाता है प्रजनन। जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, आपका बढ़ते हैं, जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, न्यूट्रिशन मतलब जो पोषण करते हैं, मतलब जो खाना खाते हैं, और जो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे सजीव। इनको मैंने कह दिया सजीव होते हैं। और जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं वो हो जाते हैं मेरे नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों की स्टडी करनी है। जब सजीवों का हमें अध्ययन करना है तो हमें पता होना चाहिए ना, तो सजीव होते क्या हैं भैया? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जो बढ़ते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग जिनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे सिंपली मेरे हाथ में क्या है, यहाँ पे इस समय एक पेन है, तो क्या ये पेन बढ़ता है? जितना है ये उतना ही रहेगा। इसकी कोई ग्रोथ होती है? नहीं होती है सर। क्या ये रेस्पिरेशन करता है? रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेता है? ये नहीं लेता है ये सांस। उत्सर्जन, क्या इसमें कोई उत्सर्जन होता है? उत्सर्जन जैसे हमारी बॉडी है, हम क्या करते हैं, जो हमारी स्वेटिंग होती है, पसीने जिसे कहते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। हमारा जो यूरिया होता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो हम तो लोग तो सजीव हैं, तो हम लोगों में तो उत्सर्जन होता है। लेकिन ये पेन है, ये निर्जीव है, तो इसमें कोई उत्सर्जन नहीं होता है। देखो न्यूट्रिशन, पोषण की ज़रूरत होती है, जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, प्लांट भी क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से प्लांट अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो ये कोई ऐसी प्रोसेस होती नहीं है निर्जीवों में। रिप्रोडक्शन, प्रजनन करते हैं ये नहीं करते हैं। अगर प्रजनन कर रहे होते तो इनका जैसे ये एक पेन है, एक के दो हो जाते, दो के चार हो जाते सिंपली। और जो पेन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं वो भी फिर बंद पड़ जाती। और काश ऐसा होता कि जैसे हमारी कार्स हैं, बाइक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, अगर ये सारी की सारी निर्जीव है ना, इनमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो इनका क्या होना स्टार्ट हो जाता? सर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है अगर ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो सर ये सारी की सारी क्या होती हैं? नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। और जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जो ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी की सारी हमारी सजीव चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पे एक मेन मुद्दे की बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जो भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जो मैंने नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग, वो किससे मिलके बनती हैं? सभी को पता है वो एटम से मिलके बनती हैं। नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव, तो निर्जीव चीज़ें किससे बनती हैं? एटम से मिलके बनती हैं। एटम को बोला जाता है परमाणु। ठीक है, अब जब ग्रुप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम बोले तो जो परमाणुओं का समूह होता है, जब परमाणुओं का समूह जो होता है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ये आपस में मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। इनको बोला जाता है अणु। ठीक है, और जब आपका
जब आपका ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब आपका अणुओं का समूह जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कुछ चीज़ें जिनको हम नाम देते हैं सॉलिड। या तो सॉलिड बनाएगा ये, या तो फिर ये लिक्विड बनाएगा, या तो फिर ये क्या बनाता है, गैस बनाता है। बोले तो सॉलिड को बोलते हैं ठोस, या ये बनाएगा द्रव, या ये बनाएगा गैस। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? मैंने क्या बताया सर? मैंने कहा जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो किससे मिलके बनती हैं, एटम से मिलके बनती हैं। एटम्स क्या होते हैं, जैसे सिंपली मेरे हाथ में ये पेन है तो ये भी छोटे छोटे एटम से मिलके बनी हुई है। ऐसे छोटे छोटे एटम्स होंगे तो ये छोटे छोटे एटम से मिलके बनी हुई है। और जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं, ये आपस में मिलेंगे तो ये एक क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये ऐसा एक मॉलिक्यूल बन गया। और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल, तो ऐसे ये मॉलिक्यूल आपस में मिला और फाइनली इन्होंने एक बना दिया ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सिंपली कह दिया पेन। तो यहाँ पे जो भी निर्जीव चीज़ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, वो एटम से मिलके बनती है। और जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो फिर वो ठोस हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, गैस होता है। जैसे ये पेन है तो ये एक सॉलिड है। ऐसे ही कोई भी तरल चीज़ें जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। गैसेज, आपको पता है जितनी भी गैसेज हैं वो किससे मिलके बनी है, सब अणुओं से मिलके बनी है सर। ठीक है, लेकिन अब मेन मुद्दा यहाँ पे आता है कि सर सजीव किससे बने हुए हैं, सजीव कैसे बने सजीव, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आज मैं आपको एक ज्ञान की बात देता हूँ कि ये सजीव कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे देखना, एक साइंटिस्ट थे अपने, जिनका नाम था, अब थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, JBS हल्द्वानी नाम से कोई एक साइंटिस्ट थे। बाद में इन्होंने आपकी इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी। तो एक ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था, एक थ्योरी दी थी इन्होंने 1929 में इन्होंने एक दी थी थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, एक थ्योरी इन्होंने दी थी। और इस थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया था जो भी लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो जो सजीव चीज़ें हैं वो बनती हैं किससे, आपकी अबायोटिक चीज़ों से। अबायोटिक चीज़ें, अब अबायोटिक चीज़ों को हिंदी में बोला जाता है अजैविक। अजैविक चीज़ें क्या होती हैं, अजैविक चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे आपका टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, प्रेशर हो सकता है। अजैविक बोले तो जिनमें जीवन नहीं है, वो हो जाते हैं अजैविक। तो टेम्परेचर में कोई जीवन है नहीं है, ऐसे हमारे कुछ गैसेस हो सकती हैं, ऐसे हमारा जैसे अमोनिया हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन सारी चीज़ों से मिलकर के क्या बनी हुई है, हमारी लिविंग चीज़ें बनी हुई हैं, जो हमारे सजीव हैं वो मिलके बने हुए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद क्या होता है, इन्होंने कहा कि देखो जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, कब, बिलियन साल पहले, मतलब अरबों खरबों साल पहले जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय अर्थ पे कोई जीवन तो था नहीं भैया, कोई सजीव तो हमारी पृथ्वी पे कोई सजीव नहीं था। उस समय तो क्या था, हमारा एक जो धरती थी वो आग का गोला थी, यही बोला जाता है। और धीरे धीरे फिर बारिश हुई, फिर वो वास बन के ऊपर गया, फिर बादल बने, फिर बारिश हुई, फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस चलती रही। धीरे धीरे धरती फिर ठंडा होने स्टार्ट हुई, उसके बाद सजीवों का निर्माण हुआ, ऐसे हुआ। तो जो उस समय अर्थ का एटमॉस्फेयर था, मतलब पहले, बहुत पहले जो अर्थ का एटमॉस्फेयर बोले तो जो अर्थ का वातावरण था, तो अर्थ के वातावरण में कुछ चीज़ें थी। वो कौन कौन सी चीज़ें थी, अर्थ के वातावरण में उस समय हुआ करते थे NH3 जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, CH4 जिसको बोलते हैं हम मीथेन, और कुछ गैसेस होती थी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे, और वाटर वेपर। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। कब, जब हमारे सजीव नहीं हुआ करते थे, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं था, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया ये क्या है, ये एक अबायोटिक चीज़ें हैं, है कि नहीं है, इनमें कोई जीवन है, अबायोटिक चीज़ें हैं ये। बायोटिक में जीवन आ जाता है, जिनमें जीवन होता है, जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, सारे बायोटिक में आ जाते हैं, जिनको जैविक बोलते हैं। उसमें पढ़ा होगा तुमने, किसमें, इकोलॉजी में, पर्यावरण में पढ़ा हुआ, जैविक कारक, अजैविक कारक। तो जैविक कारक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, अजैविक कारक क्या होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, उनमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने बताया था कि बोला जो जीवन है वो इनसे मिलके बना हुआ है, लेकिन वो इसको प्रूव नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बस बता दिया था कि कुछ जितने जैविक चीज़ें हैं, अजैविक चीज़ें, तो अजैविक चीज़ों से एक
सजीव का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है यहाँ पे, इनकी थ्योरी के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे 1965 में। दो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर एंड यूरे। इनका नाम था मिलर एंड यूरे। मिलर एंड यूरे ने क्या किया, 1967 या 1957 के आसपास, ये अगर किसी को देखना हो तो गूगल पे चेक कर लेना। इन्होंने सिंपली क्या किया था, एक कंटेनर लिया सर, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में इन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी चीज़ें इनमें डाल दी। डालने का मीनिंग है कि एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया, एक ऐसा वातावरण यहाँ पे तैयार किया जो कैसा था, सेम वातावरण जो हमारा अर्थ का जब फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे था, जब जीवन नहीं था, अरबों खरबों साल पहले की बात है। तो उस समय ये सारे के सारा जो भी जैसा भी हमारा एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, उन्होंने इस कंटेनर में उसको फॉर्मेशन किया, उसको बनाने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने ये मान के चलो अमोनिया रहा होगा, इसमें CH4 रहा होगा, इसमें कुछ हाइड्रोजन गैसेज रहे होंगे, कुछ नाइट्रोजन रहा होगा, कुछ वाटर वेपर इसमें रहे होंगे। तो इस सारा का सारा इन्होंने क्या किया, इसमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जो खरबों साल पहले था। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइटिंग स्ट्राइक करवाई। लाइटिंग बोले तो बिजली, इन्होंने यहाँ पे बिजली स्ट्राइक करवाई या लाइटिंग इसे बोलो। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे लाइटिंग स्ट्राइक करवाई तो सर, लाइटिंग स्ट्राइक करवाने के बाद यहाँ से कुछ प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, और आप लोगों को पता होगा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एक वन प्रोटीन ही मान लो इसे, प्रोटीन ही तो है ये। अमाइनो एसिड क्या है हिंदी में, अच्छा हिंदी में भी इसे अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड। तो ये क्या है, एक प्रोटीन है ये। अमीनो एसिड क्या होता है, एक प्रोटीन। अब कैसे ये प्रोटीन कैसा है, देखो जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, सबको पता होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या क्या खाते हैं हम। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम फैट खाते हैं जिसे तेल वेल हो गया। तो हम ये सारी चीज़ें क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। अब इनको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गए वो शुगर में चेंज होता है, ऐसे ऐसे फाइनल फॉर्म में जाके वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसी प्रोटीन है ये आपका पेप्टोन हो गया, पेप्टोन, फिर ये पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, ठीक है। ऐसी पॉलीपेप्टाइड्स, ऐसे कुछ चेंज हो के फाइनली ये अमाइनो एसिड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसकी फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में। तो जो ये अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड एक प्रोटीन ही है कि नहीं। ये प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, समझ में आई बात। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये एक प्रोटीन ही है। और ऐसे 5 to 10 टाइप्स के आपके प्रोटीन यहाँ पे बने, 5 से 10 प्रकार के प्रोटीन बने। और इस 5 से 10 प्रकार के प्रोटीन बनने के बाद आपका एक सजीव का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, सजीव, जिसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। और यही सजीव क्या होता है सर, सेल, क्योंकि हम सेल को बोलते हैं ना फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से एक सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। 5 to 10 टाइप के आपके प्रोटीनों का निर्माण हुआ। इन 5 to 10 टाइप के प्रोटीनों का निर्माण होने के बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना स्टार्ट हो गया। मतलब पहले तो ये सिंपलर फॉर्म में थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। जटिल अवस्था जिसे बोलते हैं, जटिल अवस्था। और धीरे धीरे जैसे जटिल अवस्था में आए वैसे फिर इन्होंने एक जितनी भी चीज़ें वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बनना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए कहा जाता है जो सजीव होते हैं उनका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और जिससे वो मिलके बनते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। अब हमेशा के लिए याद रखना कि सेल कैसे आई थी, सजीवों का निर्माण कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ। अब मैं फाइनली तुम्हें एक छोटा सा एक रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला। देखो मैंने बताया आपको कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 टर्म से मिलके बना हुआ है। बायोलॉजी 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक बायो और एक लॉजी। बायो का मीनिंग होता है सर लिविंग, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब सजीवों का अध्ययन करना, हम उसको कहते हैं बायोलॉजी। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या जाना, कैरेक्टरिस्टिक जाने की, लक्षण क्या होते हैं हमारे सजीवों के। तो सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं मतलब पोषण करते हैं, रिप्रोडक्शन इनमें होता है। तो ये सारे के सारे सजीव होते हैं। जिनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं वो हमारा नॉन लिविंग हो जाता है, जिसे हम निर्जीव कहते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि नॉन लिविंग कैसे बनता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई निर्जीव चीज़ है, वो कैसे बनती है। तो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, वो एटम से मिलकर बनती है, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं, जब ये ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं, छोटे छोटे एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनाते हैं,
ये क्या बनाते हैं, जब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, या तो सॉलिड बनाएंगे, या लिक्विड बनाएगा, या गैस बनाएगा। ठीक है, और इन सॉलिड, लिक्विड और गैस से हमारे किसी भी एक नॉन लिविंग या जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये तो नॉन लिविंग है, तो ये एक सजीव है जो लिविंग है, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था JBS हल्द्वानी। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी 1929 में, और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, मतलब जो सजीव हैं, वो बनी हुई है, बोला अबायोटिक चीज़ों से, अजैविक चीज़ों से। अजैविक बोले तो जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे बोलते हैं ना ताप, दाब, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, अजैविक चीज़ों में आ जाती है, जिसे अबायोटिक कहते हैं। और बायोटिक में क्या आता है, जिनमें हमारा जीवन होता है। ठीक है, तो अजैविक चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बताया कि बोला जो अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था, मतलब खरबों साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय यहाँ पे O2 नहीं थी, मतलब आपका कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, या फिर कोई भी सजीव यहाँ पे नहीं थे। तो जब सजीव नहीं थे तो उस समय वातावरण में ये सारी चीज़ें थी एटमॉस्फेयर में। तो इन्होंने कहा था इन सारी चीज़ों से ना एक सजीव का निर्माण हुआ था, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि कैसे मतलब सजीवों का निर्माण हुआ है। तो फाइनली दो साइंटिस्ट और आए 1965 में, जिनका नाम था मिलर एंड यूरे। ये इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में इन्होंने क्या करवाया, सेम एक ऐसा वातावरण तैयार किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पे था। और इन्होंने इस एटमॉस्फेयर में या इस वातावरण में इन्होंने एक लाइटिंग स्ट्राइक करवाई, लाइटिंग प्रोड्यूस करवाई, लाइटिंग पास यहाँ से करवाया, बिजली डाली इन्होंने इसमें। ठीक है, और जैसे इन्होंने यहाँ पे बिजली डाली तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं सर, प्रोटीन होते हैं, और इन्हीं प्रोटीनों से बनी हुई है हमारी कोई सजीव चीज़। और 5 to 10 टाइप के यहाँ पे प्रोटीन निकले थे, और धीरे धीरे ये प्रोटीन फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो गया, और तभी हमारी बॉडी बनी हुई है। मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जैसे एनिमल हो गया, देखो छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़ी जीव है। तो छोटी चीज़ें मतलब सिंपल जीव जो होते हैं, और बड़े से बड़े मतलब जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उनको जटिल बोल दिया। तो वो सारे किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए। तो ऐसा एक सजीव का फॉर्मेशन हुआ था, ऐसा एक सजीव का निर्माण हुआ था। ठीक है, मेरी बात आई होप कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं भी आई है तो मुझे बता देना, मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन ये सारी चीज़ें कर दूंगा। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात आते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि सजीव होते क्या हैं और ये सजीव कैसे बने हैं। अब हम मेन मुद्दे पे बात आते हैं कि बायोलॉजी में आखिर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखो, जो बायोलॉजी होती है उसकी जो ब्रांचें होती हैं, आपने क्या क्या ब्रांचें पढ़ी, एक पढ़ी आपने जूलॉजी, एक आपने पढ़ी है जूलॉजी, एक आपने पढ़ेगी बॉटनी। यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जूलॉजी और बॉटनी। हमने केवल 2 ब्रांचें पढ़ी हैं, वैसे मोर देन 55 ब्रांचें होते हैं, मोर देन 55 ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी की। अब सभी कहेंगे हमने तो कभी 55 ब्रांचें पढ़ी नहीं, पर अगर आपने नाम सुना होगा तो आपने सुना होगा नाम न्यूरोलॉजी का, न्यूरोलॉजी का नाम सुना होगा, हैपेटोलॉजी का नाम सुना होगा, हैपेटोलॉजी मतलब हैपेटिक सेल जो यकृत से संबंधित होता है। कार्डियोलॉजी का नाम आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजी बोले तो जो हृदय संबंधित चीज़ें होती हैं। डेंटियोलॉजी आपने नाम सुना होगा, डेंटियोलॉजी मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं, जो टीथ वगैरह की बारे में जो स्टडी करते हैं। और ये तो बहुत कॉमन है, जैसे कहते हैं ना भाई तू क्या कर रहा है, वो बोलते हैं लोग कि भैया मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ या मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ। इट मीन्स जो ये माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब मैं सिंपली कहता हूँ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो जो ये माइक्रोबायोलॉजी है ये ऐसे सर 55 ब्रांचेज हैं आपकी बायोलॉजी में। लेकिन जो मेन ब्रांचें होती बायोलॉजी की वो होती हैं जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी बोले तो जू बोले तो हमारे क्या होते हैं, एनिमल बोलते हैं ना, जू चिड़ियाघर में जा रहा हूँ मैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल ही होते हैं। और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, अभी बताया था मैंने कि लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। मतलब इसको बोला जाता है जहाँ पे हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोला जाता है जंतु विज्ञान। बात समझ में आई थी, जहाँ पे हम जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोल दिया जाता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जो एक बायोलॉजी की शाखा है। अब यहाँ से मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
वो क्या क्वेश्चन है सर? वो ये क्वेश्चन है जो फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी जिन्हें हो जाता है, बोले तो जंतु विज्ञान के पिता या जनक, जंतु विज्ञान के पिता या जनक जिन्हें कहा जाता है, वो कौन है? उनको बोलते हैं अरिस्टोल या अरिस्टोटल। अरिस्टोटल, अरे सिंपली इनको याद रख लो यार, अरिस्टोटल। अब देखो थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगी, तो यहाँ पे अब ये मत कहना कि सर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल बोले तो अरस्तु, अरस्तु। तो अगर कभी भी पूछे आपसे कोई कि जूलॉजी के पिता कौन है, तो वो कौन है? अरस्तु है। अच्छा, क्यों है ये जूलॉजी के पिता, क्यों बोला जाता है इन्हें जूलॉजी का पिता? क्योंकि सर इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम था आपका हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एना मेलिया। अब देखो इंग्लिश, इंग्लिश कुछ नहीं है, ये इंग्लिश में ही लिखना है, ये हिंदी, हिंदी मीडियम वालों में अगर पेपर में आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा हिस्टोरिया एनिमिलिया, मतलब हिंदी में आ सकता है ऐसा लिखा हुआ हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, और ऐसे आ जाएगा एनामिलिया लिखा हुआ, एनामेलिया, ठीक है। तो ये याद रखना, आपका जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, और इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनामिलिया, ठीक है। अब देखो इन्होंने किया क्या था सर, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने 500 से लेकर 1000, मतलब 500 से 1000 जंतुओं को लिया इन्होंने, और इनके ऊपर स्टडी की। स्टडी क्या की सर? इन्होंने क्या देखा, इनकी कुछ चीज़ें देखी इन्होंने क्या देखा, इनका जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर बोले तो बाहरी संरचना जो होती है, आउटर स्ट्रक्चर मतलब जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी संरचना जैसे कान हो गया, नाक हो गया, आँख हो गई, पैर हो गए, है ना, ये इनकी क्या हो गई? बाहरी संरचना हो गई। उन्होंने क्या देखा? पशुओं का देखा उन्होंने बाहरी संरचना। फिर इन्होंने क्या देखा? इनसाइड देखा। इनसाइड बोले तो शरीर के अंदर कि भैया इसका ब्लड कैसा है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनसाइड देखा इन्होंने। और तीसरा देखा इन्होंने फंक्शन। फंक्शन बोले तो काम कैसे करते हैं, काम मतलब अब देखो इतने सारे एनिमल हैं यार, सारा का सारा काम तो सबका अलग है ना, संरचना भी उनकी अलग है, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है, बने हुए कैसे हैं, किसी लेट सपोज किसी की आंखें कैसे होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं, किसी की टांग छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, ठीक है। किसी की पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, और आपका कोई किसी के पास 4 चैम्बर हार्ट है, किसी के पास 2 चैम्बर है, किसी के पास 3 चैम्बर हार्ट है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है वो काम भी अब अलग अलग टाइप से काम करते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था इस बुक के अंदर, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है जंतु विज्ञान के पिता। हमेशा ये बात याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ जाता है जंतु विज्ञान के पिता कौन है, तो ये अरिस्टोटल। उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? हिस्टोरिया एनामिया, ठीक है। अब ऐसी बॉटनी है, बॉटनी को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब जहाँ पे आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो आप जहाँ पे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोल दिया जाता है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब जो ये वनस्पति विज्ञान है इसके भी एक फादर है, फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है आपके, यार एक बार बताओ यार, तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अब देखो इस ऐसे में क्या है कि एक कैमरा है मेरे पास और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, खुद ही पढ़ना होता है, खुद ही को समझाना होता है। अगर स्टूडेंट अगर सामने बैठे हों तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है ना। कुछ अच्छे से तुम्हारे जोक्स भी मिल जाते हैं, बहुत एक से एक कमेंट्स ऐसे मारने वाले बच्चे होते हैं हमारे, जो तो बहुत ज़बरदस्त खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं, है ना। तो उसमें क्लास में टाइम का पता नहीं चलता। अब यहाँ पे क्या है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही समझा रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा ना ये ऑकवर्ड लग रहा है। लेकिन थोड़ा आप लोग थोड़ा मैनेज कर लो, हम भी इसके यूज टू हो जाएंगे, आप तो यूज टू हो और हमारे साथ भी हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉपरेट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वनस्पति विज्ञान, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? किसी को मालूम है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? क्योंकि मेरे दिमाग से ना फिसल रहा है फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है आपके थियोफेस्टस, या हिंदी में लिख दो इसे थियोफेस्टस, फेट्स या फेट्स, थियोफेट्स।
ये फादर ऑफ बॉटनी ने कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है? सेम सर, इन्होंने भी यही काम किया। इन्होंने भी क्या किया था, 500 से लेकर और 1000 के आसपास इन्होंने प्लांट लिए थे। इन्होंने प्लांटों के बारे में स्टडी की। इन्होंने प्लांट का भी यही देखा, इनकी बाहरी संरचना कैसा है, काम कैसे करते हैं, काम कैसे नहीं करते हैं, कितने टाइप्स के प्लांट है, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कह दिया, ठीक है। और इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये इनकी बुक का नाम है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो ये बुक लिखी थी, इस बुक के अंदर इन्होंने सारी की सारी डिटेल्स डाल दी थी। इतने साइंटिफिक नाम दिए इन्होंने, 500 से लेकर 1000 जितने प्लांट्स हैं इनके सबके साइंटिफिक नाम दे दिए। इन्होंने भी यहाँ पे साइंटिफिक नाम ही दिए थे, ठीक है। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये इतना इजी काम नहीं है। जैसे ह्यूमन का तो सबको पता ही होगा, होमो सेपियंस होता है ह्यूमन का, तो ऐसे इन्होंने इतने सारे एनिमल्स का और इन्होंने इतने सारे प्लांट्स का नाम लिया था, इसलिए इनको बहुत माना जाता है। तो यहाँ से आपके 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बुक आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक आपको ये याद रखना है कि बॉटनी के जो जनक हैं या पिताजी ने कहते हैं वो ये हैं। प्लस आपको याद रखना है जंतु विज्ञान के जो जनक है और इनकी ये बुक है, आपको याद रखना है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। और एक लास्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन क्या होती है? जो फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्हें बोला जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, FATHER, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ये अरस्टोल मान के चलो, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक नहीं कहा जाता, अरस्तु को कहा जाता है। अच्छा, इन्हें बोलते क्यों? देखो, अच्छा खुद सोचो यार, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना ज़्यादा टफ है या एनिमल्स के बारे में स्टडी करना ज़्यादा टफ है? एनिमल्स के बारे में स्टडी करना टफ है। क्यों है? क्योंकि भैया अरे जानवर तो जानवर है ना, कई टाइप के जानवर हैं, कैसे स्टडी कर लोगे? जरा किसी भैंस और बकरी के पास चले जाओ, लात मार के भगाना दे, तब बात करना सर, है ना। तो क्या जंतुओं के पास जाना इतना इजी काम है? नहीं है। पेड़ पौधों के सामने तो चले जाओ, उसके छाया में बैठ जाओ, थोड़ा देख लो, घूम लो, फिर लो, थोड़ा नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले लो, तो वो तो ईजी काम है। तो इनका काम थोड़ी टफ काम था, किसका? अरस्तु का। इसलिए इनको बायोलॉजी का जनक या फादर कहा जाता है, इन्हें, अरस्तु को। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अगर बायोलॉजी आ जाए कि बायोलॉजी नाम किसने दिया था, बायोलॉजी शब्द जिसने दिया था, बायोलॉजी जो नाम है या नेम है, तो ये जो शब्द दिया था ये दिया था लैमार्क ने, लैमार्क, ठीक है। तो लैमार्क और प्लस इसमें एक साइंटिस्ट और है, लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस लैमार्क ही बोला जाता है। तो जो लैमार्क थे इन्होंने बायोलॉजी का नाम दिया था। तो सर ये 5 क्वेश्चन है, यहाँ से ये 5 क्वेश्चन आपको याद रखने। कौन कौन से? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इन्होंने बुक ली थी हिस्टोरिया एनामेलिया, और बहुत ईजी भी है ये याद रखने को, कोई टफ नहीं है। देखो हिस्टोरिया मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, एंशिएंट टाइम की, ठीक है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हिस्टोरिया बोल दिया। देखो यहाँ पे भी हिस्टोरिया आ गया, जिन्होंने ये वनस्पति विज्ञान के जनक जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने भी हिस्टोरिया नामक कोई बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो देखो प्लांट से आप याद रखेंगे कि ये वनस्पति है, ठीक है, और ये इजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। और जो आपके फादर हैं बॉटनी के, ये आपके थ्योफ्रेस्टस हैं, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी सर अरस्तु को कहा जाता है। और जो बायोलॉजी नाम दिया था वो किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। और एक दूसरी चीज़ आपको याद रखनी, जो एट लास्ट में जो बता रहा हूँ आपको, जो बायोलॉजी है वो कैसा वर्ड है? ये आपका ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। संस्कृत हो गई भाई, पुरानी भाषा है, ठीक है। ऐसे जो ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये सारे के सारे हमारी कैसी लैंग्वेज है? ये ओल्ड लैंग्वेज है, बहुत पुरानी एंशिएंट टाइप की हमारी लैंग्वेज है। तो उनसे ये सारे वर्ड्स लिए गए हैं, ठीक है। सो जो बायोलॉजी है वो ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा से लिया गया। तो यहाँ पे एक ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं। इससे ज़्यादा इसमें आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अभी मैं आपको कभी भी MCQ जब स्टार्ट करवाऊंगा तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूंगा और वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे सारे। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप लोग सक्षम के साथ जुड़ गए हो, तो जो लोग ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए साथी हैं और जो जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली वो जो भी क्वेरीज होंगी उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं है यार कि सर पेपर कब होगा, कैसे होगा। भैया पेपर कभी भी हो, पढ़ना तो है,
चाहे मार के पढ़ो, चाहे जानबूझ के पढ़ो, चाहे बिना इंटेंशनली पढ़ो, ठीक है। तो अच्छे इंटेंशन से पढ़ो, छोटी मोटी पोस्ट है नहीं भाई, बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है। और सभी के जितने भी हमसे जुड़ने वाले हैं उन सभी के इस समय स्टार लगने वाले हैं, ठीक है। तो सर आपको बिल्कुल ये स्टार ध्यान रखना है, ऐसा स्टार, ये स्टार लगेगा सर आपके पास, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि सर आपने कभी नहीं पढ़ी होगी ऐसी सेल। तो ऐसी सेल पढ़ा दूँगा आपको, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट जैसे दे रहे हो, अगर ऐसे देते रहोगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि अभी केवल कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी सामने कोई बैठा हुआ नहीं है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट फिर भी अब जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, वैसे हमें भी मज़ा आने लगेगा और हम इस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल के साथ। थोड़ा बहुत सेल चैप्टर को पढ़ लेना, इससे आपको भी आसानी हो जाएगी कि सेल क्या है, कैसे है। और डेफिनेटली जो चीज़ें आप पहले से पढ़ते हो फिर से दोबारा मैं आपको पढ़ाऊँगा तो चीज़ें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।